नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। संदीप जी, जिस मामले की जांच पड़ताल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई हुई कमेटी कर रही है, सभी मामलों की जांच पड़ताल हो रही है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, उसमें एक मामले को उठाकर राहुल गांधी का पुलिस स्टेशन जाना और 6 घंटे तक वहां पर धरने पर बैठे रहना, ये सब क्या दर्शाता है? क्या करना चाह रहे थे राहुल गांधी? देखिए, मुझे तो पहला दिखाई ये दे रहा है कि राहुल जी क्रेडिट के भूखे हुए हैं और क्रेडिट इनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि इतने आंदोलन हो गए जंतर मंतर के पास, प्रधानमंत्री आवास तक का चक्कर लगा लिया, धरने भी बैठ गए, सब कुछ कर लिया, आंदोलन खत्म भी हो गया, लेकिन क्रेडिट इनको नहीं मिल पा रहा है। भाई, आप एफआईआर के लिए लड़े थे, उसमें कहते आप दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज करिए। आपने एफआईआर दर्ज करवा ली अज्ञात के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर का क्या होगा भाई? एफआईआर लग जाएगा, फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, को अज्ञात मिला ही नहीं, बात खत्म। और आपके लोग उस पर ताली बजा लिए, आपको शाबाशी दे दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बड़ी जीत हो गई, लो जी सरकार को झुका दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि जो आंदोलन हुआ था ना छात्रों वाला, इसमें कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस तरह से सीजेपी के लोगों ने जो है अपना मैटर कंप्रोमाइज कर लिया, सेटल कर लिया गवर्नमेंट के साथ, इनको मौका ही नहीं मिला। और अब एक मोमेंटम गेन करना चाह रहे हैं किसी तरह से कि इसका क्रेडिट हम लें कि भाई हम भी सरकार को झुका सकते हैं। अब सोचिए ना, इसी बात को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि राहुल जी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर करा के, लेकिन कानून के जानकार जानते हैं कि अज्ञात के खिलाफ आप एफआईआर का क्या भविष्य है। अज्ञात में जब किसी की नामजद नहीं है या किसी विभाग का नामजद नहीं है, किसी पुलिस वाले का नाम नहीं है, तो इस तरह से बातों को जो है, और मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ एफआईआर हो गई, कम से कम ये चैप्टर अब क्लोज होगा। इसमें दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होगा कि भाई ये चोट कैसे लगी, कहां से आई, पैलेट गन आई, कौन सी गन थी, सब में एक जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन राहुल जी इस तरह की चीजों को करके खास करके हासिल क्या करना चाहते हैं, यह चीज नहीं समझ में आता है, क्योंकि 2029 का चुनाव तो अभी दूर है और उत्तर प्रदेश के चुनाव जहां होने हैं वहां उनकी कोई खास जगह है नहीं, क्योंकि पहले भाई अखिलेश भाई उनके लिए कुछ छोड़ेंगे तब ना राहुल जी कुछ उसमें हासिल करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 27 में कुछ आपके लिए गुंजाइश नहीं है, 29 का अभी दूर है। तो आज इस तरह की ड्रामा स्टेज करके, मुझे तो लगता है एक ड्रामा ही था जो ड्रामा इन्होंने स्टेज किया, और मीडिया ने, उनके जो कवर करने वाले लोगों ने है, एक पूरा अच्छा सा माहौल बनाया और फिर शाम को ताली बजाते हुए सारे लोग अपने घर गए। जो एफआईआर दर्ज की गई वो उसमें किसी का नाम नहीं है, अज्ञात लोगों के खिलाफ है। तो हम ये माने कि दिल्ली पुलिस ने एक तरह से ठग लिया राहुल गांधी को। 6 घंटे गर्मी में वो बाहर बैठे भी रहे, लेकिन मिला तो उनको कुछ नहीं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी एक अराजक व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं। आज की तारीख में बड़ा गंभीर आरोप मैं इनके ऊपर लगा रहा हूं, क्योंकि जहां भी कांग्रेस गंभीर होती है वहां वो सत्ता में आती है, चुनाव जीतती है, सत्ता दल जो सत्तारूढ़ होता है उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है। चाहे हिमाचल का मामला हो, चाहे कर्नाटक का मामला हो, सभी जगह पे कांग्रेस ने चुनाव जीते, केरल में जीते। लेकिन बात है कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति करनी होती तो इस पे दूसरा स्टैंड होता। आपको एक अराजकता फैलानी है समाज में इस तरह से कि भाई आज का जो सिस्टम है, वह जो दिमागी नक्सल वाला शब्द प्रयोग किया ना प्रधानमंत्री जी ने, वही है कि आज का जो सिस्टम है उसके खिलाफ आप एक माहौल बनाना चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है आज कोलैप्स कर गया है। जो कुछ तारणहर्ता है, जो कुछ टॉर्च बियरर हैं, वो केवल और केवल राहुल गांधी जी हैं और वही ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में वह कहीं न कहीं अराजक तत्वों को हवा देना चाहते हैं, जिससे देश में जो एक माहौल सकारात्मक सा बना हुआ है, देश क्लेम कर रहा है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, भारत युवाओं की स्टार्टअप का हब बना हुआ है, उन सबको कहीं न कहीं राहुल गांधी जी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं एक माहौल मिले अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जो है अपमानित करने की और डाउनग्रेड करने की, जो भी क्लेम भारत की तरफ से आज किया जा रहा है दुनिया में या विश्व पटल के सामने जो है। सर, सवाल यही था कि इनको पूरे 1 महीने के बाद याद आई कि जो पैलेट गन लगी है जिस शख्स को, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इतने दिन तक कहां सो रहे थे? और उनको अब ख्याल आया कि इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और मुझको ये ड्रामा करना है। इनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, वहां से निर्देश आता दिल्ली पुलिस को, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती। लेकिन एक चीज और है सर, सिर्फ अगर पैलेट गन चली तो क्या उससे सिर्फ एक ही युवक को सारे छर्रे लग गए? क्या और किसी को पैलेट गन नहीं लगी होगी? क्या जिसने भी पैलेट गन चलाई, जिसने भी,
एक ही शख्स को इतने छर्रे लग गए, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो राहुल गांधी को तो सबकी लड़ाई लड़नी चाहिए ना, ढूंढ ढूंढ के लाना चाहिए कि और किस किस को पैलेट गन के छर्रे लगे। ये बात हजम नहीं होती है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को इतने सारे छर्रे लग गए। एक सवाल मैं आपके दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं, जितने भी आंदोलनकारी थे, एक दो को अगर तो सबके हाथ में स्मार्टफोन रहा होगा ना। गोली चलते हुए किसी ने भले ने देखा हो, लेकिन चलाने वाले का वीडियो तो तुरंत बनता। वो वीडियो बना है क्या कहीं कहीं है तो लोग वायरल करें उसको भी। और गोली चल रही है, उसका तत्काल का वीडियो क्यों नहीं बन पाया? बना तो कहां गया वो वीडियो? तो यह बात एक तरह से, जो एक आदमी को गोली चलाने वाला नहीं दिखा, गोली लगने वाला दिख गया, और एक ही को लगी है, बाकी किसी को नहीं लगी है पैलेट गन। तो यह स्टोरी अपने आप में बहुत अच्छा काम किया राहुल जी ने, मैं तो उनको सैल्यूट करूंगा। वो तो सेल्फ गोवर्न करने के लिए मतलब महारथी हासिल है उनको। तो अब ये जांच हो जाएगी, अच्छे से जांच हो जाएगी। जो बार बार कांग्रेस के मुख्यालय के चक्कर काट रहा था, अब उसको थाने वाले बुला करके अच्छे से समझेंगे उससे कि पूरी केस हिस्ट्री क्या है, बेटा बताओ। उसकी बैक की भी हिस्ट्री निकलेगी, पीछे की भी, बैकएंड की अगर कुछ होगी तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा चीज निकाला जाएगा, और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक इस रोने धोने को लगता है कि दिल्ली पुलिस जरूर पहुंचाएगी। क्योंकि अगर यह एफआईआर नहीं होती तो जैसे कहा जाता है ना कि 700 किसान मर गए किसान आंदोलन में, वैसे ही यह मामला हर 3 महीने पे कहा जाता है कि दिल्ली में पायलट गन चली और घायल हो गए लोग। तो चलो कम से कम राहुल जी ने इतना तो करवा दिया कि एक घायल है। घायल हुए लोग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 200 लोग घायल हो गए, एक ही घायल हुआ है, उससे ज्यादा कोई घायल नहीं हुआ। अब यह भी कंक्लूजन निकल जाएगा कि गोली किसने चलाई, कैसे चलाई, किन परिस्थितियों में चलाई, यह भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा। हाँ, दिक्कत वहां शुरू हो सकती है जहां जो घायल व्यक्ति है, जो विक्टिम है, कहीं उसका कुछ ऐसा पास्ट निकल के आता है जिसमें कि वह उसके लिए अप्रिय हो, स्थिति कुछ ऐसी हो, तब तो शायद अपने आप यह मामला राहुल जी के लिए भी फेस सेविंग का हो जाएगा कि भाई अब इसके बाद किया जाए। लेकिन बात हम सभी लोगों के लिए थोड़ी सी ये डाउटफुल लगती है कि भाई गोली चली, किसी ने वीडियो नहीं बनाया, किसी ने कुछ नहीं किया। छोटी सी इंसिडेंस होने के बाद तुरंत लोग मोबाइल निकाल लेते हैं अंजू जी। आजकल ऐसे ऐसे ब्रांड के मोबाइल हैं कि 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर खड़ी वीडियो आप बना सकते हैं जूम करके। तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, तो इसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ मुझे शक लगता है। और राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की एफआईआर करा करके एक अपने लिए ही जो विषय था जिसको हर समय उठा सकते थे, चाहते तो 2029 में चुनाव में अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा करके इसको लड़के को घुमा भी सकते थे पूरी दुनिया में, पूरे भारत भर में, और इस पे वोट भी मांग सकते थे। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस इस चीज को कंक्लूड कर देती है 2026 में ही, तो शायद एक विषय जो राहुल जी के लिए था, राहुल जी के खुद के कर्मों से चलते जो है वो अपने आप एक पटाक्षेप पा जाएगा जो है। बिल्कुल, अब तो कम से कम अच्छे तरीके से जांच पड़ताल होगी, उसको भी बार बार बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कहाँ कब क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ये कॉकरोच है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को डराने धमकाने लग जाते हैं, आप देखिए तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं पर भी घुस जाते, क्या इन पर कोई भी कानून नहीं चलता है? क्या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? और जो एफआईआर दर्ज की गई है गांव वालों की तरफ से जयपुर में, उस मामले में इनकी गिरफ्तारियां होंगी या नहीं? मीडिया के कैमरे जब आपके पास होते हैं ना, तो आपके हाथ पर बहुत तेज चलते हैं। असली जगह 2 ही जगह होती है, एक जेल का दरवाजा और दूसरा हॉस्पिटल का दरवाजा। यही आदमी की आंख खुलती है। तो जब आप कचहरी के चक्कर काटेंगे ना 2-4 बार कि जज साहब छुट्टी पे हैं, या आज वकीलों की हड़ताल है, या फिर पता चला कहीं वकीलों ने पिटाई कर दी किसी मामले पर लेकर, क्योंकि आप वही अकड़ आपकी रहेगी, और अकड़ वकील बर्दाश्त नहीं करते हैं किसी की भी। वकील न्यायाधीशों की अकड़ नहीं बर्दाश्त करते हैं, कहीं कहीं सुनने में आता है। तो फिर काकरोच वोकरोच के लिए तो भाई सेकेंडरी चीज हो गई। तो जब एक आध बार सेवा पानी हो जाएगा या कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, तब पता चलेगा कि काकरोच जंतर मंतर होता है कि काकरोच कहाँ होता है। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो कर रहे हैं युवा बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, और गार्जियन भी लोगों के समझ रहे हैं। शायद इसीलिए ऐसी चीजों में जो है अपने बच्चों को बेचने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज हमारे छात्रों का फ्यूचर सबसे बड़ी चीज है। अब जिस तरह से देखिए झारखंड में 600 बच्चों पर एफआईआर हुई,
उसको वापस लेने के लिए राहुल गांधी जी आवाज नहीं उठा रहे हैं। यहां पर जिनकी हिस्ट्री सीट थी, जिनके ऊपर पहले से एफआईआर दर्ज थे, उनके ऊपर की एफआईआर खत्म करवाने के लिए लोगों ने अच्छा खासा माहौल बनाया, लेकिन जो निर्दोष छात्र थे, युवा थे झारखंड में, उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने 600 एफआईआर कर डाली और कहीं कोई बात नहीं हो रही है कि भाई इसको वापस लिया जाए या कुछ किया जाए। ऊपर से धोखा भी दिया जा रहा है छात्रों को, और छात्र देखिए आज काफी निराश है झारखंड सरकार के फैसले से या कदम से। ये भी बात राहुल जी को खुद सोचनी चाहिए कि 75 साल का व्यक्ति जो है युवाओं को युवा दिखता है और एक 55 साल का बालक जो है उनको युवा नहीं दिखता है। अभी तो मैं कहीं खबर पढ़ रहा था, एक लड़की ने तो शादी तोड़ दिया कहीं की, कि उसने कहा कि मैंने जब प्रोफाइल देखा इंस्टा में कि उसका रोल मॉडल जो है राहुल गांधी है, यह न्यूज वायरल है। तो भाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल जी की लोकप्रियता क्या है या लोग राहुल जी को गंभीरता से कितना लेते हैं। जो राहुल जी कभी मनमोहन सिंह के समय में एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है लोगों को एड़ी चोटी एक करनी पड़ती थी कि राहुल जी से एक अपॉइंटमेंट मिल जाए, आज वह राहुल जी मजाक के पात्र बने हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि एक दिन बदलते हैं भाई। आज संता बनता जोक लोग नहीं सुनते हैं, आज राहुल बाबू पप्पू बाबू का जोक दुनिया में वायरल होता है, उनके स्टेटमेंट वायरल होते हैं। एक दिन चीजें आपको रिटर्न में लौटती ही लौटती हैं। सर इनको संसद के अंदर तो कुछ सुनना ही नहीं है ना, वहां तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। इनको तो सड़क पर सारे फैसले लेने हैं। इसको राजनीति नहीं करनी है, इनको अराजकता फैल। और ऊपर से इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि जब मैं एफआईआर लिखवाने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर से ऑर्डर आ रहा था, यानी कि गृह मंत्री की तरफ से ऑर्डर आ रहा था कि एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। ये फैसला जो बाद में लिया गया कि एफआईआर दर्ज करनी, ये भी गृह मंत्री के कहने पर लिया गया। तो आप सोचिए उनके टारगेट पर अभी भी अमित शाह है। थोड़ा इसका भी खुलासा कर दे, वो जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो कुर्सी घर से लेके आए थे कि दिल्ली पुलिस ने दिया था? तो दिल्ली पुलिस ने अपनी मर्जी से दिया था कि किसी से पूछ करके दिया था? तो कुर्सी वाला भी जवाब दे दें, आखिर कुर्सी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो कुर्सी घर से आई थी कि दिल्ली पुलिस ने दिया था? तो राहुल जी जो नैरेटिव गढ़ना चाहे गढ़े, लेकिन बात क्या है कि सच्चाई लोगों को पता है कि ड्रामा ही चल रहा था, और दिल्ली पुलिस भी इस चीज को बखूबी समझ रही थी कि ड्रामा ही है। क्योंकि अगर ड्रामा नहीं होता तो इस तरह से कोई व्यक्ति जिद पर नहीं बैठ जाता और शाम तक बात खत्म हो गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाने से आप कहते कि भाई मुझे रैपिड एक्शन फोर्स के खिलाफ एफआईआर करानी है, हाँ मुझे दिल्ली पुलिस के एसीपी के खिलाफ एफआईआर करानी है क्योंकि एसीपी के अधीन आता है या डीसीपी के अधीन जोन आता है। आपने कहा कि अज्ञात के खिलाफ लिख दो, हमारा धरना खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो आपने किया। आप चाहते थे कि मीडिया की फुटेज मिल जाए, मीडिया में कवरेज मिल जाए, सारे यूट्यूबर आपको लाइव कर दें, टेलीकास्ट कर दें, और फिर आप बम बम करके अपना निकल जाए कि भाई सीजेपी से ताकतवर हम हैं। आपको लगता है कि वंदे मातरम के मुद्दे पर जिस तरह से चौतरफा घिर गई है कांग्रेस पार्टी, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनंद फानन में ये सारा ड्रामा किया? नहीं, वंदे मातरम वाले मामले पर तो मैं लगातार एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस अपना गौरवशाली जो पास्ट है उसको भूल क्यों जा रही है। भाई 1947 के बाद जो है दूरदर्शन आया, दूरदर्शन के नीचे सत्यम शिवम सुंदरम किसने लिखाया? भाजपा और संघ के लोगों ने लिखवाया। जवाब है नहीं, कांग्रेस ने लिखा। दूरदर्शन पे रामायण किसने दिखाया? महाभारत किसने दिखाया? चाणक्य किसने दिखाया? कांग्रेस ने दिखाया। और सुबह 5 बजे जब दूरदर्शन स्टार्ट होता है तो वंदे मातरम पूरा गाया जाता है उसमें। यह सब किसने शुरू किया? संघ के लोगों ने शुरू किया? भाजपा के लोगों ने शुरू किया? नहीं किया। किसने किया? कांग्रेस ने किया। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने किया। सारा कुछ कांग्रेस ने किया, और राहुल गांधी जी आज उस सब चीजों को धो के पी जा रहे हैं, डिसोन करते जा रहे हैं कांग्रेस को जो है। और मैं इसके थोड़ी जड़ में आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं, क्योंकि जो आप 1947 का विघटन देखते हैं भारत का, उसका बीज 1937 में पड़ा था। और 1937 से पहले जाने के पहले हमको थोड़ा 1905 में जाना पड़ेगा। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, यही वंदे मातरम था जिसके चलते जो है हिंदू मुस्लिम एक स्वर में आकर के पूरे कोलकाता की सड़कों में, पूरे पश्चिम बंगाल में, उस समय बंगाल का हालात था, पूरे बंगाल में एक स्वर में अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया।
और अंग्रेजी सत्ता को 6 साल के अंदर ही अपना बंग भंग का निर्णय जो है वापस लेना पड़ा, जो बंग भंग कम्युनल आधार पे हुआ था। सोचिए, जो चीज सांप्रदायिक आधार पे थी वह वंदे मातरम के चलते जो है वापस अंग्रेजों को लेना पड़ा। उनको ये चीज बात समझ में आ गई कि जो वंदे मातरम है यही असली जड़ है जिससे हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, इसको पहले खंडित करो। और फिर उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया कि यह काम करेगा कौन। तो जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद सरकारें बनी, राज्य बने, 11 राज्य बने, 11 राज्यों में 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। 5 जगह कांग्रेस ने फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाई, 2 जगह कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। तो कांग्रेस को एक टास्क दे दिया अंग्रेजों ने कि भाई अब तुम देखो हिंदू मुस्लिम में किसी तरह इसको सेट करो कि भाई जो 6 स्टेंजा गाएगा वो हिंदूवादी हो जाएगा, जो 2 स्टेंजा गाएगा वह सेकुलर कहलाएगा। और इसी एजेंडे पे काम करते हुए मैं आरोप लगा रहा हूं कि 1937 का जो रेजोल्यूशन था वो कांग्रेस का अपना रेजोल्यूशन नहीं था, वो अंग्रेजों का रेजोल्यूशन था। क्योंकि आपको अंग्रेजों की महारानी के सामने शपथ लेकर के सरकार बनानी थी 5 राज्यों में, आपको शपथ लेनी थी यूनियन जैक के सामने, क्योंकि चुनाव सारे जगहों में 7 राज्यों में कांग्रेस जीती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो भाई एक बात बताइए, जिस सरकार से आप शपथ लेंगे, जिस सरकार के संविधान की आप शपथ लेंगे, उस सरकार की इतनी बात तो आप मानेंगे। और इसीलिए इन्होंने 1937 में जाकर के कांग्रेस ने वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जिसमें कि हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग वाली बात शुरू हो गई। और वही बीज जो अंग्रेजों ने 1937 में डाला था वो जाकर के 1947 में सफल होता है। मतलब अंग्रेज जो बंग भंग 1905 में नहीं कर पाए वह कांग्रेस के सहयोग से 1947 में करने में सफल हुए। और इसीलिए आज वंदे मातरम का विरोध हो रहा है कि भाई यह वंदे मातरम अगर कम्युनल आधार पे हम नहीं करेंगे तो जो अंग्रेजों का एजेंडा है कि भाई भारत को खंडित करना, अंग्रेज तो छोड़ करके चले गए थे, तो पटेल जी हमारे थे कि 500 रियासतों को जोड़ करके लेकर के आए। आज कांग्रेस कहीं न कहीं उसी एजेंडे पे काम कर रही है जो अंग्रेजों का आधा एजेंडा 1937 में छूट गया था, जो 47 में वो पूरा किए और 2 ही खंड कर पाए। आज कांग्रेस कहीं न कहीं विघटनकारी तत्वों के साथ मिलकर के उन सारे एजेंडों पर काम कर रही है जिससे कहीं न कहीं भारत अपमानित होता है, कहीं कहीं भारत की छवि धूमिल होती है। आपको याद होगा एक कार्यक्रम में कांग्रेसी बिना कपड़ों के पहुंच गए थे, शर्ट उतार करके पहुंच गए थे। भाई इतना स्तर गिराएंगे क्या राजनीति का? अगर सच में आपको राजनीति करनी है तो राजनीति आप ऐसा करेंगे जिससे लोकसभा में आपकी सीटें बढ़ें, जिससे आपकी विधानसभा में सीटें बढ़ें, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। लोकतंत्र में विपक्ष अगर मजबूत होता, विपक्ष की संख्या अगर बढ़ती है तो सरकार के ऊपर जवाबदेही फिक्स होती है। और यह जिम्मेदारी राहुल गांधी जी नहीं लेना चाहते। राहुल जी का लक्ष्य ही नहीं है कि 99 से 150 सीटें कांग्रेस की लोकसभा के अंदर आए। वो तो चाहते हैं कि 99 की जगह 50 आए, लेकिन भारत में हमें एक ऐसा अराजक माहौल पैदा किया जाए जिससे वेस्ट का जो या पश्चिमी देशों का या डीप स्टेट जो है उनका टारगेट पूरा हो कि भारत जो है, जो आज अमेरिका, यूरोप और बाकी देशों को आईना दिखा रहा है, उनको मौका मिले कि भारत लो जी वही पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। जो विजनरी चीजें भारत में हुई, जो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, आज आप देख रहे हैं ना चीजें कैसे बदल रही हैं। भाई हम 800 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, 12 घंटे में पूरी कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, कहीं गड्ढा अगर धस गया सड़क का तो उसका वीडियो बना करके आप वायरल कर रहे हैं। तो राहुल जी टोटली निगेटिव फेज में चल रहे हैं, नकारात्मक उसमें चल रहे हैं। नहीं तो आप झारखंड में जाते ना, अगर बात हुई है। झारखंड आप नहीं गए, क्योंकि झारखंड जाएंगे तो झारखंड का बहुत करेगा, झारखंड का लोकल मीडिया कवर करेगा। लेकिन दिल्ली में अगर हम करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर करेगा और एक इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव जो है पूरा होगा। तो राहुल जी आज जो धरना बैठे थे उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें दुनिया में एक मैसेज देना कि देखो जी राहुल सरकार को झुका सकते हैं। जो सरकार झुकी थी या झुकी कहें या सरकार ने खुद ही अपना एक निर्णय लिया कि चलो भाई अब इस मामले को खत्म करते हैं, कहीं न कहीं राहुल ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सरकार को झुका सकते हैं और उसी लिए वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अंजू जी, झुकाया मुकाया तो कुछ नहीं उन्होंने सरकार को। जब अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है संदीप जी, तो उनको दिल्ली पुलिस ने लॉलीपॉप दे दिया और लॉलीपॉप लेकर वो बाहर आ गए और खुश हो रहे हैं कि देखिए हमने सरकार को झुका दिया। इस गलत फहमी में वो जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा बीजेपी का फायदा होगा। लेकिन मैं फिर से आपको वंदे मातरम पर पूछ रही हूँ कि वंदे मातरम पर सर कानून बन गया है,
देश की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता छाती ठोक ठोक कर कहते हैं हम तो 2 ही गाएंगे। उनकी पार्टी के अंदर जो जमाती हैं वो तो कहते हैं हम तो 2 भी नहीं गाएंगे। इमरान मसूद का स्टेटमेंट सुन लीजिए, मुझको कहीं भी चढ़ा दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं नहीं गाऊंगा। तो जब सरेआम एक बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, सांसद जो खुद संसद में बैठते हैं, संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, वो जब कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन लोगों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई होगी जो इस कानून में है, जो वंदे मातरम का अपमान करेगा, उस कानून के तहत क्या इनको सजा हो सकती है कभी? देखिए, पहली बात तो जो नया कानून बना है वह कहीं गाने के लिए आपको बाध्य नहीं करता है, वह सम्मान करने के लिए बात कहता है। और सम्मान करने के लिए होता है कि जब कभी भी इसका स्टेटस जो है आज की तारीख में राष्ट्रगान के बराबर कर दिया गया। मतलब जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है पूरा गाया जाता है, तो वंदे मातरम भी जब गाया जाएगा पूरा गाया जाएगा। राष्ट्रगीत के राष्ट्रगान के समय जब आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जितनी देर राष्ट्रगान का गायन हो रहा है उतने देर आप सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे और कोई हरकत नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। यही एक्सपेक्टेशन आज वंदे मातरम से है। तो अगर इस तरह की चीजें करने वाला व्यक्ति है, नहीं गा रहा है तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन बात वह आती है जो कांग्रेस मुख्यालय पर घटित हुई। जब राष्ट्रगान चल रहा है, मैडम सोनिया गांधी जो है हाथ हिला रही हैं, खड़गे साहब इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब होने के बावजूद सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती? इस चीज का जवाब सरकार के लोगों को पास नहीं है और ना ही दे रहे हैं। मेरा बार बार यही पूछना होता है कि आखिर दिल्ली पुलिस को या फिर केंद्र सरकार में बैठे हुए गृह मंत्री जी को यह चीज क्यों नहीं दिख रही है, या क्यों इस मामले पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? कहीं न कहीं अगर आप इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो कल को एक आम आदमी, सामान्य सा आदमी अगर इस कानून का पालन नहीं करेगा तो आपके संसद द्वारा बनाए गए कानून की अहमियत क्या रह जाएगी? सवाल तो ये उठेगा ही उठेगा। बिल्कुल, जब आपने कानून बनाया गया है तो सबसे पहले शुरुआत तो बड़े बड़े लोगों से ही होती है। अगर सोनिया जी स्पेयर कर दी जाएंगी, अगर खड़गे जी स्पेयर कर दिए जाएंगे, तो पप्पू पंचर वाला अगर उसका सम्मान नहीं करेगा तो पप्पू पंचर वाले को आप कैसे टांगेंगे भाई? उसके खिलाफ एफआईआर कैसे करेंगे? वो तो पूछेगा ना कि भाई जब मैडम ने नहीं किया तो हमें आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? भाई कानून सबके लिए बराबर है ना, सोनिया गांधी जी के लिए अलग से कानून थोड़ी ना आएगा। आखिर राहुल को खुद तो उस कानून की गंभीरता पता थी कि वो अपनी टस से मस नहीं हुए पूरे कार्यक्रम में। अगर आप नोटिस करेंगे तो जितने देर राष्ट्रगान चला है राहुल अपनी जगह पे सीधे खड़े हैं, दाहिने बाएं थोड़ा मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन हाथ पैर उन्होंने बिल्कुल नहीं हिलने दिया है अपना, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अगर कुछ हो गया तो हमारे खिलाफ कहीं सरकार एफआईआर ना कर दे। लेकिन सोनिया गांधी जी को ये चीज शायद पता नहीं थी और उन्होंने पूरी मतलब एक तरह से कहें जाने में किया, अनजाने में किया, ये बाद की बात होगी, ट्रायल की बात होगी, लेकिन सरकार को कम से कम आगे बढ़ करके इनके खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए था। और अगर एफआईआर कराती तो शायद ये डस्ट क्लियर होती कि देयर वाज इंटेंशनल इंसल्ट टू द नेशनल सॉन्ग। तो इसके खिलाफ कम से कम डस्ट क्लियर होगी लोगों के मन में जो कि भाई सरकार ने न केवल कानून पास किया बल्कि सरकार कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी सुनिश्चित करना चाहती है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो। तो आप कानून बनाए हैं तो आप उस कानून का पालन भी करवाना सुनिश्चित करें, ऐसी देश की 140 करोड़ जनता की एक्सपेक्टेशन है। सर, जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, मुझे तो लगता है कि बीजेपी के लोगों को भी थाने में जाना चाहिए, क्योंकि 3-3 जगह पर तहरीर दी गई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भी तहरीर दी गई है। एक वकील है दिल्ली हाईकोर्ट के, उन्होंने दी है, लेकिन उस तहरीर पर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। तो जितनी रफ्तार से राहुल गांधी के कहने पर एफआईआर दर्ज हो गई, तो मुझे लगता है बीजेपी के अपने कार्यकर्ता भी इस तरह का काम कर सकते हैं, उनके कहने पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं सर, तो अब तो उनका ऐसा लग रहा है सीधा सीधा मुकाबला वो कॉकरोचों से है। लेकिन कॉकरोचों का जो हाल राजस्थान में हुआ है सर, दौड़ा दौड़ा कर उनको मारा गया है, पीटा गया है, तो वो जो ट्रीटमेंट उनको वहां पर मिला है वो खराब भी क्या है। कहीं पर भी मुंह उठाकर वो चले जाते हैं, वो क्या डीएम या एसपी लगे इलाके के कि वहां जाएं और टीचर्स को बेइज्जत करें और स्कूल में घुस घुस कर वीडियो पर दिखाएं कि फलानी जगह ये कमी है, धमकानी जगह ये कमी है। वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों जाते हैं? क्यों नहीं जाते पंजाब? क्यों नहीं जाते केरलम और कर्नाटक? देखिए, मेन बात यह है कि जनजी जिस तरह से दिखाया जा रहा है और जो चीज बताया जा रहा है, भाई अगर सीजेपी वाले सच में जनजी के हितैषी हैं तो आज तो युवा को सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, नशे की लत लग गई है। 10 में से 2 युवा आपको मिल जाएंगे जिनको किसी न किसी नशे की लत लगी हुई है और उनकी उम्र 13 साल से लेकर 18 साल है।
तो सीजेपी वाले को तो सबसे पहले इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। सीजेपी के लोगों को हर चीज जो है पॉलिटिकल चीजें क्यों दिखाई दे रही है, जिसमें युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना है वह चीज नहीं दिखाई दे रही है। भाई छात्रों का आंदोलन मुझे समझ में आता है, आप चले गए प्राइमरी स्कूल की जांच करने, बेसिक एजुकेशन की जांच करने, आपको पंजाब के स्कूल नहीं दिखाई दिए, आप केवल और केवल राजस्थान जाएंगे। मैं तो एक जगह कहा कि भाई अगर आपके पास हिम्मत है तो चले जाइए यूपी में, बाबा जी के स्टेट में दिखा दीजिए, क्योंकि बाबा जी के स्टेट का आपको पता है कि वहां पर अगर आप कुछ करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और शायद इतना बड़ा आंदोलन हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शांति रही, तो दो चीजें तो वहां पे स्पष्ट थी, एक तो जनता का समर्थन नहीं था, दूसरी लोगों को पता था कि आउटपुट क्या निकलेगा, सरकार किस तरह से ट्रीटमेंट करेगी। तो मेरा विषयांतर नहीं करना होगा, लेकिन बात क्या है कि सीजेपी एक तरह से केजरीवाल की ही पार्टी है। इसमें सब लोग जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही बैकडोर से छात्रों के नाम पर राजनीति कर रही है, और छात्रों का सही मायने में इसका कोई समर्थन नहीं है। नहीं तो जिस तरह से उनको जयपुर से भागना पड़ा है, अरे भाई आप तो जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके गए थे, आपका तो जयपुर में स्वागत होना चाहिए था, लेकिन आपका स्वागत जिस तरह से हुआ है मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा हिम्मत होगी पूरे राजस्थान में कहीं घुसने की, क्योंकि आप वह जनजी नहीं है जो कभी राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो कभी चंद्रशेखर आजाद थे, उस जनजी की कैटेगरी में आप नहीं आते हैं, या उस जनजी की कैटेगरी में नहीं आते हैं जो स्टार्टअप पैदा कर करके लोगों को रोजगार दे रहा है और युवाओं के लिए नौकरी के अवसर क्रिएट कर रहा है। तो आप युवाओं को एक तरह से कहें चैलेंज कर रहे हैं, युवाओं की प्रतिभा और सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक सकारात्मक रूप में अगर युवाओं के सुरक्षित स्वास्थ्य और बाकी सब मुद्दों को लेकर के सीजेपी कहीं उठती तो माना जाता कि भाई सीजेपी जो है युवाओं के लिए कर रही है, लेकिन आप पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसमें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है जो है। और बैकडोर से आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है छात्रों के नाम की। सर इनके खिलाफ तो जयपुर में एफआईआर भी दर्ज करवाई है गांव वालों ने कि ये तो 100-150 गुंडों को लेकर आए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर कर आए थे, और गांव के लोगों ने पूछा तो उनके साथ उल्टे लड़ाई करने लगे। अब जो एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है उसको लेकर वो बड़े वाला कॉकरोच जो महाराष्ट्र से आता है वो कह रहे हैं कि अगर 48 घंटे में जिन्होंने उन पर हमला किया, अंका है उस पर हमला किया, अगर उसको उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं जयपुर आऊंगा, जैसे बहुत बड़ी तोप जयपुर आएगी, आजा भाई तू भी पिट ले। देखिए जब तक इस तरह के आंदोलन होंगे और इन आंदोलनों को जनता का समर्थन नहीं होगा, यही दृश्य क्रिएट होगा। जंतर मंतर पे आप एक तरह से कहें दिल्ली पुलिस सभ्य पुलिस है, थोड़ा सा उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना पड़ता है, और इसीलिए आपने जहां पे इतनी गुंडई की, पुलिस बल का प्रयोग भी हुआ, हल्का पुलिस बल का प्रयोग हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर जवाबदेही कुछ ज्यादा ही है एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते। लेकिन जहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार हिम्मत करके देखिए, मैं तो सीधे कह रहा हूं सीजेपी वालों से, बाबा के प्रदेश में चले जाइए, बाबा के प्रदेश में आप जाइए, फिर आपको समझ में आएगा सीजेपी क्या चीज होती है। और सबसे बड़ी चीज, आपने नाम रखा सीजेपी, सीजेपी का मतलब काकरोच जनता पार्टी, आपने काकरोच नेशनल कांग्रेस क्यों नहीं रख लिया? आपने काकरोच राष्ट्रीय दल क्यों नहीं रख लिया? तो आपका पूरा एजेंडा था सिर्फ और सिर्फ बैकडोर से राष्ट्रवादियों को टारगेट करना, सारे एंटी नेशनल को इकट्ठा करना और देश में एक अराजक माहौल क्रिएट करना। और उसी के लिए आप जो है यहाँ जंतर मंतर पे एक इरादा करके बैठे थे कि शायद 20 दिन 25 दिन बैठने के बाद कहीं न कहीं एक दिन भगदड़ मचेगी, एक दिन अराजक माहौल होगा जिसमें 10-15 लोगों की जान जाएगी, और फिर उसके बाद हम यहाँ उनका एक शहीद स्मारक बनवाएंगे और उसके नाम पर फिर 2-3 साल तक जो है जगह जगह हम धरने पे बैठे रहेंगे, जैसे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चलता रहा। तो सारी साजिश तो आपकी थी, और शायद उसी को भांप करके धर्मेंद्र प्रधान जी ने तुरंत इस्तीफा दिया कि भाई सिचुएशन इसी तरह की कुछ क्रिएट करने की हो रही, इसलिए चैप्टर को यहीं क्लोज करो। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो योगदान है भारतीय जनता पार्टी में या शिक्षा जगत के लिए, वह सभी लोग समझ रहे हैं, पूरे राष्ट्रवादी समझ रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया है। हमारा पुराना जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उन सब के बारे में छात्रों को जागरूक करने के लिए, जेनजी को जागरूक करने के लिए उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के लिए किस तरह से काम किए हैं। तो उनको पता है कि हमारे एक इस्तीफा देने से हमारा योगदान कम नहीं होता है, बल्कि
एक सम्मान बढ़ता है अगर हम इस्तीफा दे करके कहीं न कहीं छात्रों की मांग मान लेते हैं। और छात्रों की मांग मानने में जिस तरह से सरकार ने एक तरह से कहें राजनीतिक दलों को जो इनके आका थे उनको किनारे किया, उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में बैठे लोग इनकी पॉलिसी समझ रहे हैं कि किस योजना के तहत आए हुए हैं। और इसीलिए शायद जो पार्टियां थी वो बहुत निराश हाथ लगी, खासकर जब आप देखिए जब आंदोलन खत्म हुआ तो एक तरह से बेचैन हो गए, चाहे अपना सैफई वाले भाई साहब हों चाहे अपना अमेठी वाले भाई साहब हों, दोनों लोग बेचैन हो गए कि अब किया क्या जाए। तो क्रेडिट वार शुरू हो गया। क्रेडिट में एक तो अपना बार बार स्टैंड बदल रहा है, कभी वो पीडीए को पंडित कहता है, कभी वो पीडीए को जो है पिछड़ा कहता है, कभी पीडीए का कुछ और एनालिसिस निकालता है। और आज जो है दूसरे वाले भाई साहब हैं कि खुद ही एक स्टेज क्रिएट करते हैं और कहते हैं भाई हमने जग जीत लिया। भाई अगर ऐसा कहीं है कोई एफआईआर नहीं हो रही है तो सीआरपीसी में प्रोविजन बड़े अच्छे हैं, 175(3) में आप जाइए कोर्ट के डायरेक्शन से एफआईआर करा लीजिए। धरने पे बैठने की क्यों जरूरत है? क्यों? क्योंकि धरना से आप अराजकता पैदा, अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो सीधा सा सिस्टम है, आज आप थाने को तहरीर दीजिए, 2 दिन के अंदर आप कोर्ट के माध्यम से जाइए, कोर्ट पूछेगी कि भाई इस पे एफआईआर क्यों नहीं हुई है, अगर नहीं हुई तो दर्ज करो। अगर कॉग्निजेबल मैटर बनता है, संज्ञेय अपराध गठित होता है कोई जो है। लेकिन इस तरह का धरना प्रदर्शन करा करके एफआईआर करवाना कहीं न कहीं एक तरह से जो संविधान प्रेमी हमारे नेता हैं, जो जेब में भारत का संविधान लेकर के घूमते हैं, उनके मुंह से तो ये शोभा नहीं देता है। बिल्कुल, उनका कंपटीशन ही इन कॉकरोचों के साथ है। लेकिन अब तो चलिए देखते हैं कॉकरोच जो है उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई जयपुर में उसमें क्या कार्रवाई होती है। और 48 घंटे तक वो जो ग्रामीणों पर आरोप लगाया है कि मार पिटाई की उन्होंने आशुतोष रांका के साथ, उन ग्रामीणों की गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो फिर तो बड़ा वाला कॉकरोच भी जयपुर पहुंचेगा। मुझे लग रहा है उसके स्वागत की तैयारियां भी वहां गांव के लोगों ने कर ली होंगी। इनका तो कहना था बीजेपी के लोग हैं, लेकिन गांव वालों ने खुद मीडिया में आकर बताया कि वो वहां के साधारण लोग हैं जिनको पता ही नहीं था यहाँ क्या नौटंकी करने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए लोग जाग रहे हैं और अभी जहां जहां कॉकरोच जाएंगे इनको ऐसे ही हिट का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो अब यही लग रहा है। आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी संदीप जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम मंजू जी, और आपके दर्शकों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से मेरी बात को सुना। नमस्कार।